नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बिफोर यू is that कि what shall be the basis of the jurisdiction. Suppose plaintiff brings a suit before the court. Plaintiff brings a suit before the court, and then defendant says that this court has no jurisdiction. The point to be contested, first point to be contested is what? The jurisdiction, whether this court has jurisdiction or not. Plaintiff says this court has jurisdiction. Defendant says this court has no jurisdiction. So what shall be the basis of the determination of jurisdiction? How we should decide that whether this court has jurisdiction or not? How? The ultimate authority is the court. Court will decide कि whether this court has jurisdiction or not. There is no doubt about that. But what shall be the basis for the court to decide it? कि उस कोर्ट को, उस न्यायालय को उस केस को सुनने का क्षेत्राधिकार है या नहीं है, वो किस आधार पर डिटरमाइन करेगी। कोर्ट किस आधार पर निर्णय लेगा कि इस कोर्ट को ये जुरिसडिक्शन है या नहीं है। एंड दैट इज द टॉपिक फॉर अस टुडे, बेसिस टू डिटरमाइन द जुरिसडिक्शन। एंड रूल इज वेरी सिंपल, दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द केस पुट फॉरवर्ड बाय द प्लेंटिफ इन हिज प्लेंट। प्लेंटिफ लाएगा, plaintiff will bring the plaint, and on the basis of that jurisdiction will be decided. Note by the defendant in his written statement. Defendant जो written statement लेकर आएगा उसके बेस पर jurisdiction का आधार नहीं बनेगा। Court will decide on the basis of the plaint. समझे नहीं समझे आप? समझ लीजिए। Jurisdiction of a court should normally be decided on the basis of the case put forward by the plaintiff in his plaint, and not on the basis of the written statement brought by the defendant. ये सब लोग जानते हैं। Plaintiff brings his case through plaint. When the plaint comes, then the defendant gives his reply in the form of written statement. तो plaint आ गई कोर्ट के सामने, written statement आ गया। अब court will go to determine whether this court has jurisdiction or not on the basis of the contents of the plaint. समझ में आ गया? प्लीज अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो रेज हैंड। एंड इसी के बेस पे देखो, इसी जो एक लाइन पढ़ी है हम लोगों ने, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस मिले हैं प्रीलिम्स में। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 9 CPC एज टू द एक्सक्लूजन ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट मीन्स व्हाट?
कि एक केस एक प्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड इन द कोर्ट एंड देयर इज ऑब्जेक्शन बाय द डिफेंडेंट कि दिस कोर्ट हैज़ नो जुरिसडिक्शन टू डिसाइड दिस केस, देन द कोर्ट इज टू प्राइमरीली सी द एवरमेंट्स मेड इन। कोर्ट क्या देखेगी, कौन से एवरमेंट्स देखेगी, कहाँ किन के कंटेंशंस को देखेगी? आंसर इज ऑप्शन ए प्लेंट ओनली, ऑप्शन बी प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट ओनली, ऑप्शन सी प्लेंट रिटन स्टेटमेंट एंड रेप्लिकेशन ओनली, डी एवरमेंट मेड इन एप्लीकेशन फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट, नन ऑफ दीज। आंसर इज प्लेंट ओनली। एंड प्लीज फॉर द गॉड सेक ये मत करना कि बी में भी प्लेंट है, सी में प्लेंट है, तो कुछ एडिशन ही कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। कोर्ट विल नॉट सी टूवर्ड्स रिटन स्टेटमेंट, इट विल बी डिसाइडेड ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेंट। समझ में आ गई आपको बात? प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई हो तो। गुड। नाउ इंपॉर्टेंट केस इन दिस रिगार्ड इज अब्दुल्ला वर्सेस गोलप्पा। अब्दुल्ला वर्सेस गोलप्पा, वेरी इंपॉर्टेंट केस, याद रखिएगा, नोट्स दे दिए गए आप लोगों को। इन दिस केस व्हाट हैपेंड, प्लेंटिफ फाइल्ड ए सूट in the civil court for declaration of title and for possession and mean profits. What? Plaintiff filed a suit for what? Declaration of the title and for possession and mean profits, treating the defendants as trespassers. The defendants contended that the civil court had no jurisdiction since he was a tenant. You see this. Plaintiff filed suit for what? Suit for declaration of title and for possession and mean profits. It is what? Suit for the immovable property. What is the basis? That defendants are trespassers. मेरी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस आए हैं ये। प्लेंटिफ का कहना ये है कि ये प्रॉपर्टी में ये लोग घुसे हुए हैं, डिफेंडेंट्स हैं, these are trespassers. They should be evicted. My title should be declared. Court shall declare that this property belongs to me. It is what? Suit for declaration of title and for possession का मतलब क्या हुआ कि the possession of this property shall be handed over to me. दो बातें हो गई। And third, mean profit, because these are the persons who were in wrongful possession and they have earned profits or they might have earned the profits. इन्होंने इसका फायदा उठाया है या उन्होंने लाभ उठा सकते थे, लाभ उठाया या लाभ उठा सकते थे। मीन प्रॉफिट में आ गए हम लोग। तो तीन रिलीफ मांगे प्लेंटिफ ने। पहला मांगा डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, सेकंड मांगा पोजेशन एंड थर्ड मांगा मीन प्रॉफिट। आधार क्या है उसका कि डिफेंडेंट्स आर ट्रेसपासर। तो दिस इज द प्लेंट। नाउ कम्स द वर्जन ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट ने क्या कहा? सिविल कोर्ट हैड नो जुरिसडिक्शन। This court has no jurisdiction. Why? Because I am the tenant. I am not the trespasser. I am tenant. So this case should go to the court which look DRC, which looks the cases especially for the landlord and tenants. So this is the contention between plaintiff and defendant. केस का नाम क्या है? अब्दुल्ला वर्सेस गुलप्पा। प्लीज रेज हैंड अगर बात में आ गई तो। So now in this case, the first point to be decided by the court is whether this court has jurisdiction or not. कोर्ट को पहले ये डिसाइड करना है कि इस कोर्ट को वो क्षेत्राधिकार है या नहीं है इस केस को सुनने का। प्लेंट सामने है कोर्ट के और कोर्ट के सामने रिटन स्टेटमेंट भी है। क्या कहा कोर्ट ने? नेगेटिविंग द कंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड there is no denying the fact that allegations made in plaint decide the forum. इस तथ्य से इनकार नहीं किया सकता कि प्लेंट में जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं उसी के बेस पर फोरम डिसाइड होता है, उसी के बेस पे किस कोर्ट को जुरिसडिक्शन है ये डिसाइड होगा। द जुरिसडिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिफेंस। यू कैन सी दिस लाइक दिस शॉर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाट? एलिगेशंस मेड इन प्लेंट डिसाइड द फोरम। Whatever has been written in the plaint, on the basis of that the jurisdiction of the court shall be decided and not whatever. So whatever has been said by the defendant, that is immaterial. किस point पर? Only for the purpose of deciding this jurisdiction.
सो दिस इज इट मीन्स व्हाट, अब्दुल्ला गोलप्पा में क्या देखा जाएगा, वर्जन ऑफ प्लेंटिफ इन फॉर्म ऑफ द प्लेंट। अब ध्यान रहेगा आप लोगों को, सीपीसी मुश्किल तो नहीं लग रही, कर लेंगे आप। छोटी सी बात याद रखनी है, सीपीसी का हवा निकाल के बैठो। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कोई हॉरर फिल्म देखने जा रहे हो, ये पता हो कि ये हॉरर मूवी है और पहले से डरने लगे, ओह सीन आया नहीं, पहला सीन, पहले से डर की फीलिंग लेके बैठ जाओ। या कॉमेडी फिल्म देखने जा रहे हैं, पहले से हंसने लग जाओ, वो सब तो नहीं होना चाहिए ना। वो तो सीन आएगा, उसको देख के ही हंसोगे, या पहले से फील होगी। लेकिन सीपीसी आप लोग पहले से फील करने लगते हैं। सीपीसी की फीलिंग क्या है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग है। तो उस फीलिंग को आप तब आने देना जब वाकई में ऐसी बात आए। एंड आई एश्योर यू ऐसा होगा नहीं। सीपीसी शैल बी द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, बेस्ट ऑफ बेस्ट, आई गारंटीइंग यू दिस। ठीक, तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, अब्दुल्ला वर्सेस गोलप्पा। बढ़िए आगे को। नो, अब प्लेंटिफ को चल गया पता कि इस पॉइंट पे तो मेरी ही चलेगी। क्यों? सोनिया बड़ी सयानी है इस मामले में कि नाउ शी नोज कि माई प्लेंट विल डिटरमाइन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। नाउ शी इज वेरी गुड राइटर, very good in English, will get very good command over the language. Now she drafted the plaint in such a way, suppose there is a court of the Mr. Vishnu, civil judge, है ना, this court has no jurisdiction to decide the matter, but देखो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि लैंग्वेज का ये प्रभाव है कि नहीं है। तो अब इन्होंने शी क्लेवरली यूज्ड हर राइटिंग स्किल्स एंड ड्राफ्टेड द केस इन सच ए वे दैट कि ओनली दिस कोर्ट है द जुरिसडिक्शन, नन अदर कोर्ट है द जुरिसडिक्शन। दिस इज व्हाट यू आर सर्कुमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। आप लॉ के जो प्रावधान है उनको गोली दे रहे हो, उनको चकमा देने की कोशिश कर रहे हो, है ना, बाय यूजिंग योर व्हाट लैंग्वेज। And this is not possible. This is not. Therefore, plaintiff cannot, by drafting his plaint, cleverly circumvent the provisions of the law. Plaintiff को ये allowed नहीं है कि वो जो provisions of law को cleverly उसको circumvent को हिंदी में बोलते हैं कि उनको दरकिनार कर दे, समझे? जो provisions of law है उनको bypass कर दे। This is not allowed in order to invest jurisdiction in a civil court which it does not possess. अगर कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है, उसको jurisdiction confer करने के लिए plaintiff is not allowed to draft the plaint in such a way to circumvent the provisions of the law. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो। So इसको आप ऐसे देख सकते हैं स्लाइड में, plaintiff cannot draft his plaint to invest jurisdiction in civil court which it does not possess. If the court does not possess the jurisdiction, plaintiff cannot draft his plaint to invest that jurisdiction. समझ में आ गई बात? Now इसके लिए फिर करा क्या जाएगा? इसके लिए हम जाएंगे, एक केस का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस मोती भाई। कौन से भाई? मोती भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा, मोती भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस मोती भाई। क्या हुआ इस केस में? द प्लेंटिव बैंक, हु इज द प्लेंटिव इन दिस केस? बैंक। बैंक क्या काम करती है? बैंक गिव्स यू लोन, मेनली दिस इज द कॉमर्शियल बिजनेस, यू डिपॉजिट योर मनी एंड दैट बैंक यूजेस योर मनी टू गिव यू लोन एंड द डिफरेंस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ बैंक। तो प्लेंटिव बैंक लेंट ए सर्टेन अमाउंट टू द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को कुछ पैसा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है? प्लेंटिव इन दिस केस। नाउ बैंक ने क्या किया कि ये इंसान पैसे देगा या नहीं देगा, आई डोंट नो, वी डोंट नो एज ए बैंक। सो व्हाट द बैंक डिड, बाय वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी इट ऑब्टेन्ड हाइपोथिकेशन बॉन्ड एंड डीड ऑफ मॉर्गेज फ्रॉम द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट से कहा कि भैया तुम अपने जो तुम्हारे जो खेत खलियान हैं, ये जगह जो है ये, इसको आप हमारे यहाँ मॉर्गेज कर दीजिए। एक डीड ऑफ मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड। गॉट इट और नॉट? व्हाई? हाउ? एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इफ यू विल नॉट गिव द लोन, वी विल recover money from your property. This is the way it, everyone knows it. So this was the
यूजुअल कोर्स ऑफ कॉमर्शियल बिजनेस ऑफ द बैंक, बैंक इज ए प्लेंटिफ इन द केस, केस का नाम कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस मोती भाई, समझ गए आप लोग। नाउ हुआ क्या, वाई द कोर्ट विल गो, वाई द बैंक विल गो टू द कोर्ट, बिकॉज दैट लोन वाज नॉट रिटर्न, therefore the suit was filed in the civil court for recovery of amount. Now what were the contention of the defendant? It was contended by the defendant that civil court had no jurisdiction to try the suit. Again the same point of contention, what, this court has no jurisdiction to try the case. Bank is saying कि this is a money transaction, this is a suit of recovery of money, and therefore this court has the jurisdiction to decide. So this is the plaint of the bank, but what is the contention of defendant, कि no, because you have hypothecated the property, mortgage हो गया है, that is why this act, this case shall be decided under the Tenancy Act, and Tenancy Act cases are not covered, are not dealt by this civil court, because there is a involvement of the mortgage deeds, property has been mortgaged, therefore it shall be decided under the Tenancy Act. So I am the defendant, I am saying देखो property mortgage हुई, and therefore this case shall go to the court looking for the Tenancy Act. Now what I am saying, as a bank is saying what, no, this is the recovery suit, therefore the case shall be decided by the civil court. मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द बिजनेस ऑफ द बैंक वॉज टू लैंड मनी, बिजनेस क्या था बैंक का, इट वॉज फॉर लैंडिंग मनी, एंड इफ ओनली बाय वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी the bank obtained a hypothecation bond and deed of mortgage, the provisions of Tenancy Act cannot be attracted. Primarily and basically the suit filed by the bank was for recovery of the amount due and to it by the defendant on the basis of promissory note executed by the defendant. So in this case the primary suit, primary bone of contention, primary issue is what, recovery of money, and that will be decided on the basis of what, plaint of the plaintiff and not on the version of the defendant. Got it or not? Therefore it is what they said, what, on the question of jurisdiction, this is the new line, this is the line for which this case is known. On the question of jurisdiction, one must always have regard to the substance of the matter and not to the form of the suit. इस बात को समझिए कि मुख्य बात क्या कहेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस कौन से भाई, मोती भाई, मोती भाई के केस में मुख्य बात क्या कहेगी कि जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पर अगर कोर्ट डिसाइड करेगी तब क्या देखा जाएगा, ये देखा जाएगा सब्सटेंस ऑफ द मैटर, सब्सटेंस ऑफ द मैटर एंड नोट टू द फॉर्म ऑफ द सूट। इसको समझ लीजिए, सब्सटेंस ऑफ द मैटर एंड नोट द फॉर्म ऑफ द सूट का मतलब मैं अगर समझाना हो थोड़ा सा फनी हो जाएगा, ऐसे समझिए कि विष्णु भाई साहब की शादी होकर के दुल्हन आई है ना, और सासू जी हैं सोनिया, ऐसे मान लीजिए। अब लड़की बहुत सुंदर है ना, मतलब अगर कोई जरा सा टच भी हो जाए तो मैली हो जाए, इतनी ज़्यादा एकदम ब्यूटीफुल, अलग बिल्कुल डॉल है ना, और हमेशा मेकअप में हमेशा रहे, लेकिन घर के काम ना करे, सासू परेशान, चाय दे के आए, खाना बनाए, सारे काम करे है ना, दिन महीने निकलते गए, आगे आगे बढ़ते गए, सासू परेशान होती रही, तो पड़ोसन आई कि क्या बात है कि बहू तो बहुत अच्छी है, कि बहू कुछ अच्छी नहीं है, जो फॉर्म दिख रही है ना ऊपर की उससे मतलब नहीं है, मुझे काम करने की नहीं करी, घर संभाल रही नहीं संभाल रही, सब्सटेंस है नहीं इसके अंदर, क्वालिटी है नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट, कि गुण उसके देखना कि एक इंसान है दिख कुछ और रहा है, दिखने में कुछ और है, अंदर से कुछ, एक पंडित जी हैं है ना, दिख रहा सब माला लगाए हुए हैं, फॉर्म ऑफ द पर्सन, लेकिन सबसे ज्यादा क्राइम वही कर रहा है। बहुत सारे लोग आप जानते हैं वहां पर पड़े हुए हैं जहां उन्हें होना चाहिए, है कि नहीं है। फॉर्म क्या थी,
भजन, सब्सटेंस क्या था, कुछ और। तो आप समझ रहे हैं सब्सटेंस और इसका मतलब फॉर्मूला क्या है कि इट इज नॉट द प्रिटेंडेंस, कि आप प्रिटेंड क्या कर रहे हो, ड्राफ्टिंग कैसे की है, प्लेंट की आपने, दिखा कैसे रहे हो, आपको वो मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली आफ्टर गोइंग थ्रू द प्लेंट सब्जेक्ट मैटर क्या निकल के आ रहा है, दैट विल डिटरमाइन द प्लेंट जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। आप समझ रहे हो क्या कह रहा है। पहली बात क्या आई, ऑन व्हाट बेसिस जुरिसडिक्शन विल बी डिसाइडेड, जुरिसडिक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट। समझ में आ गई बात। तो आप चतुर सियानों ने क्या करा कि प्लेंट, अब ये चल गया पता कि प्लेंट के बेस पे डिसाइड होगा जुरिसडिक्शन, तो प्लेंट को ब्यूटीफाई कर देते हैं अपना कि ना, कोर्ट ने ना 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 ना, आपके ब्यूटिफिकेशन पे, आपके वर्डिंग पे नहीं जाएंगे हम। वी विल नॉट गो ऑन द फॉर्म ऑफ द प्लेंट, वी विल गो फॉर द सब्सटेंस ऑफ द मैटर, वी विल रीड इट, वी विल अंडरस्टैंड इट एंड वी विल गो कि व्हाट इज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन, मुख्य झगड़ा है क्या, उस पर डिसाइड होगा वेदर दिस कोर्ट है जुरिसडिक्शन और नॉट। समझे। तो दैट वी से इट लाइक दिस, इन लीगल लैंग्वेज इट इज सेड लाइक दिस, in deciding the question of jurisdiction what is important is what substance of the matter and not the form. Legally and technically we say all about this whatever I have told you like this, substance of the matter and not the form. समझ में नहीं मतलब कोई। एंड इसी के बेस पे ये रहा आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स का। In deciding the question of jurisdiction one must always have regard to what, form of the suit, substance of the matter, status of the parties. It is what, substance of the matter. See, these matters are not discussed in your Bayer Act. CPC में यहीं पर दिक्कत आती है समझने में। अधिकतर एक्ट को हम लोग बेयर एक्ट से कर पाते हैं, 80% 90% क्वेश्चन हमारे बेयर एक्ट से हो जाते हैं यहाँ अधिकतर सब्जेक्ट्स में। IPC को बेयर एक्ट से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ पर बेयर एक्ट से अलग भी बहुत कुछ है CPC में, इसीलिए पहले तो हम सेक्शन पढ़ते हैं, ऑर्डर रूल, वहीं पे परेशान होते हैं, ऊपर से केस लॉज आ गए, तो कुल मिला के CPC की छवि क्या बन गई कि भैया ये टफ सब्जेक्ट है। लेकिन है ऐसा नहीं। एक मैं आपको टिप देता हूँ, आपको हमेशा काम आएगी आपको, और कई बार पहले भी कह चुका। एक रूल है डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। पहले ब्रिटिश लोगों ने यूज़ किया, आजकल मैं यूज़ करता हूँ इसको। मैं कैसे यूज़ करता हूँ, आई यूज इट इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो आप ब्रेक कर दीजिए इसको। नोट एंटायर CPC विल बी कॉम्प्लिकेटेड। CPC के अंदर ही बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं एकदम हलवा टाइप, वहाँ से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एग्जाम। तो CPC को जितना मुश्किल सब्जेक्ट होगा उसको उतना ब्रेक करके पढ़िए आप। आपको एक क्वेश्चन है 3 पेज का है, याद नहीं हो रहा तो मत करो, एक एक पैराग्राफ पे ध्यान रखो, पहले एक ग्राफ हो गया, फिर धीरे 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 पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ब्रेक करके पढ़ लीजिए उसको, वन गो मत याद कीजिए उसको इस तरीके से, है कि नहीं है। तो CPC का हवा नहीं बांटना आप लोगों ने। समझ में आ गया आपको बात ये, सब्सटेंस ऑफ द मैटर। बढ़े आगे। तो केस कौन सा हो चुका, अब्दुल्ला वर्सेस गोलप्पा, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस मोती भाई। अब इससे आगे बढ़ाते हैं कहानी। अनंती वर्सेस छन्नू, केस का नाम है अनंती वर्सेस छन्नू, अनंती वर्सेस छन्नू। मुख्य बात जो कहेगी आपको ना, कुछ ये इसमें समझना पड़ेगा। एक बात है कि काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन। वन वाज टेरिटोरियल लिमिट्स, अदरवाइज पेक्यूनियर लिमिट्स, और एक पढ़ा था हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड जुरिसडिक्शन, है कि नहीं है। तो उसी संबंधित है कि अगर किसी की प्लेंट में ये बात आ जाए, इफ द जुरिसडिक्शन इज ओनली वन रिलेटिंग टू व्हाट, टेरिटोरियल लिमिट्स और पेक्यूनियर लिमिट्स, the plaint will be ordered to be returned for the presentation of the proper court. अगर jurisdiction की बात चल रही है and on that basis कि ये समझ में आता है कि no, this plaint and this court has no jurisdiction, then what will be the consequence? What will be the consequence? तो अगर ये है कि अगर territorial jurisdiction है या peculiar jurisdiction की error है, तो that shall be returned to the proper court। बस इतना याद कर लीजिएगा बस ये इसमें। एंड अगर ये हो नेचर ऑफ द सूट, मतलब सब्जेक्ट मैटर पर का प्रॉब्लम आ रहा है कि दिस कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द सूट और द सब्जेक्ट मैटर, देन सूट शैल बी डिसमिस्ड। तो कॉन्सिक्वेंस विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ एरर ऑफ जुरिसडिक्शन। if it is found during trial what this court has no jurisdiction with regard to the
टेरिटरी और पिक्यूरी, द प्लेन शैल बी रिटर्न, ओके, इफ इट डजेंट हैव द नेचर सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड में, देन सूट शैल बी डिसमिस्ड. सो दिस इज व्हाट अबाउट ऑन द टॉपिक दैट व्हाट शैल बी द बेसिस ऑफ द जुरिस्डिक्शन. यस, इतना कर लीजिए बस. देखें अब मुख्य बात, अगर आपको मैं आपको समराइज कर देता हूँ, इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है बस. प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में पूछने की संभावना बहुत कम है. पहली बात क्या है, देख लीजिए सब लोग. फर्स्ट, jurisdiction shall be decided on the basis of the plaint, number 1, but what matters in the plaint, that is the substance of the matter and not the form of the plaint. This is the only, ये जो आधा घंटे पढ़ाया गया है उसके सार 1 मिनट का ये है कि out of following which are the cases related to this point, अब्दुल्ला वर्सेस गोलप्पा, बैंको प्रदा वर्सेस मोती भाई एंड छन्नू, अनंती वैसे छन्नू. बस इन 3 बातों को याद रख लीजिए, बाकी सब भूल जाए तब भी काम चल जाएगा आपका. ठीक है जी, जय हिंद. दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा. तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी. हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए. हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा. इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच.